नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की खास चर्चा में। आज हम एक ऐसी चीज के अंदर झांकने वाले हैं जो हमारी गाड़ियों में, हमारे इन्वर्टर में मतलब सालों से चुपचाप अपना काम कर रही है। लेड स्टोरेज बैटरी। हाँ, और हमारे पास इसकी केमिस्ट्री पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स और रिसर्च पेपर्स हैं। और ये सिर्फ किसी बैटरी की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आप सोचिए 150 साल से भी पुरानी टेक्नोलॉजी है जो आज भी मतलब पूरी दुनिया पर राज कर रही है। बिल्कुल, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। इसके पीछे की जो केमिस्ट्री है वो थ्योरी में तो पूरी तरह से रिवर्सिबल है। हाँ, मतलब जो केमिकल रिएक्शन बिजली पैदा करता है उसे बिजली देकर हूबहू उल्टा किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि अगर ये प्रोसेस इतना परफेक्ट है तो हमें हर 3-4 साल में अपनी कार की बैटरी बदलनी क्यों पड़ती है? ये हमेशा के लिए क्यों नहीं चलती? हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है, और इसका जवाब जानने के लिए हमें उस केमिकल इंजन के अंदर उतरना होगा जो इस छोटे से बक्से के अंदर चल रहा है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी पहचान से। इसे सेकेंडरी वोल्टेइक सेल कहा जाता है। यह सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसका मतलब क्या है? इसे तोड़कर समझते हैं। वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल, इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो अपने अंदर हो रहे एक केमिकल रिएक्शन से बिजली पैदा करे। ठीक है। और सेकेंडरी शब्द का मतलब है कि ये रिचार्जेबल है, मतलब आप उस केमिकल रिएक्शन को उल्टा चला सकते हैं। अच्छा, जैसे हमारी घड़ी के सेल प्राइमरी होते हैं। बिल्कुल, एक बार इस्तेमाल के बाद खत्म, उन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता। तो ये एक ही डिवाइस में दो अलग-अलग किरदारों जैसा हो गया। जब हम कार स्टार्ट करते हैं तो ये गैल्वेनिक सेल है, यानी बिजली पैदा कर रहा है। और जब गाड़ी चल रही होती है और ऑल्टरनेटर इसे चार्ज कर रहा होता है तब ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है। आपने इसे बहुत सही तरीके से पकड़ा है। एक ही डिवाइस दो बिल्कुल उल्टे काम कर रही है, और यही इसकी डिजाइन की पहली खूबसूरती है। तो फिर इसके अंदर ऐसा क्या खास है जो इसे ये डबल रोल निभाने देता है? चलिए इसकी बनावट को समझते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से 3 चीजें हैं। 2 तरह की प्लेटें जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, और एक लिक्विड जिसमें वे डूबी रहती हैं जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ओके। पहली प्लेट है नेगेटिव टर्मिनल, जिसे एनोड कहते हैं। यह लेड की जाली से बनी होती है जिसमें स्पंजी मतलब छिद्रपूर्ण लेड पीबी भरा होता है। और दूसरी प्लेट है पॉजिटिव टर्मिनल, जिसे कैथोड कहते हैं। वो भी लेड की जाली से ही बनी होती है, लेकिन उसमें लेड की जगह लेड डाइऑक्साइड PbO2 का पाउडर भरा होता है। हाँ, वो एक गहरे भूरे रंग का पदार्थ होता है। सही। और ये दोनों प्लेटें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के घोल में डूबी रहती हैं। यह घोल ही हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। ये कितना कॉन्सेंट्रेटेड होता है? आमतौर पर ये पानी में लगभग 38% सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होता है। यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आती है। मैंने जब भी कार की बैटरी देखी है वो काफी भारी होती है और उसमें कई सारी प्लेटें होती हैं। सिर्फ एक एनोड और एक कैथोड से काम क्यों नहीं चल सकता? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक बैटरी कितना करंट दे सकती है ये इस बात पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रोड की कितनी सतह मतलब सरफेस एरिया इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में है। अच्छा। सतह जितनी ज्यादा होगी केमिकल रिएक्शन उतना तेजी से होगा और उतना ही ज्यादा करंट मिलेगा। तो ज्यादा करंट पाने के लिए? हाँ, ज्यादा करंट के लिए इसमें कई एनोड और कैथोड प्लेटों को सैंडविच की तरह एक के बाद एक लगाया जाता है। इससे सतह का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है। समझ गया। तो ये ज्यादा पावर देने का एक तरीका है। लेकिन इस डिजाइन में एक और बात है जो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगी है। वो क्या है? वो ये कि इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है यानी सल्फ्यूरिक एसिड, वो सिर्फ एक मीडियम नहीं है। नहीं, वो खुद केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। बिल्कुल, और यही इस डिजाइन का सबसे जीनियस पहलू है। ज्यादातर बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ आयनों को इधर से उधर ले जाने का रास्ता देता है, लेकिन लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड एक एक्टिव प्लेयर है। तो जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है ये एसिड खर्च होता जाता है। हाँ, बिल्कुल। और इसी वजह से हम बैटरी की चार्जिंग का पता लगा सकते हैं ना? हाँ, मैंने सुना है कि पुराने मैकेनिक एक हाइड्रोमीटर नाम का टूल इस्तेमाल करते थे। एकदम सही, क्योंकि जैसे जैसे एसिड खर्च होता है घोल में पानी का अनुपात बढ़ जाता है और घोल का घनत्व यानी उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अच्छा। तो हाइड्रोमीटर से डेंसिटी मापकर आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि बैटरी में कितना चार्ज बचा है। ये एक तरह से बैटरी का बिल्ट इन नॉन इलेक्ट्रिकल फ्यूल गेज है। 150 साल पुरानी टेक्नोलॉजी में ऐसा फीचर होना ये तो कमाल की बात है। वाकई कमाल है।
तो अब हम जानते हैं कि बैटरी के अंदर क्या है और उसका डिजाइन इतना स्मार्ट क्यों है। अब उस पल पर आते हैं जब हम चाबी घुमाते हैं। उस एक सेकंड में इस केमिकल इंजन के अंदर क्या तूफान मचता है। उस एक पल में डिस्चार्ज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये एक साथ दोनों इलेक्ट्रोड पर होती है। चलिए नेगेटिव प्लेट यानी एनोड से शुरू करते हैं। ठीक है, एनोड जो कि स्पॉन्जी लेड से बना है। जैसे ही आप सर्किट पूरा करते हैं, एनोड पर मौजूद लेड के एटम ऑक्सीडाइज होने लगते हैं। ऑक्सीडाइज मतलब? आसान भाषा में कहें तो लेड का हर एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो गए हैं और यही वो करंट है जो आपकी कार के स्टार्टर मोटर को घुमाते हैं। लेकिन वो लेड एटम जो अब आयन बन चुका है और वो सल्फ्यूरिक एसिड, उनका क्या होता है? वो लेड आयन Pb2+ तुरंत इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद सल्फेट आयन SO4 - के साथ जुड़ जाता है। ये दोनों मिलकर लेड सल्फेट PbSO4 नाम का एक सफेद ठोस पदार्थ बनाते हैं। और ये पदार्थ जाता कहाँ है? ये उसी लेड प्लेट पर एक परत की तरह चिपक जाता है। अच्छा, तो एनोड धीरे धीरे लेड से लेड सल्फेट में बदल रहा है और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं जो हमें करंट दे रहे हैं। अब उन इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन बाहरी सर्किट से यानी आपकी कार की वायरिंग से होते हुए पॉजिटिव प्लेट यानी कैथोड तक का सफर तय करते हैं। कैथोड पर लेड डाइऑक्साइड PbO2 उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। तो कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर होती है रिडक्शन की प्रक्रिया। यहाँ लेड डाइऑक्साइड एसिड से मिले हाइड्रोजन आयनों और एनोड से चलकर आए इलेक्ट्रॉनों के साथ रिएक्ट करता है। और नतीजा? इस प्रक्रिया के अंत में भी वही नतीजा निकलता है जो एनोड पर निकला था। लेड सल्फेट PbSO4 बनता है। क्या कैथोड पर भी? हाँ, जो कैथोड प्लेट पर भी एक परत के रूप में जम जाता है और साथ में पानी H2O के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब डिस्चार्ज होते समय एनोड जो लेड है और कैथोड जो लेड डाइऑक्साइड है, दोनों ही एक ही चीज में बदल रहे हैं? हाँ, लेड सल्फेट में दोनों? हाँ, और यही इस पूरी प्रक्रिया का सार है। दोनों इलेक्ट्रोड धीरे धीरे एक जैसे बनते जा रहे हैं। वे लेड सल्फेट की परतों से ढकते जा रहे हैं। तो अगर दोनों प्लेटें एक जैसी होती जा रही हैं तो उनके बीच वोल्टेज का अंतर भी वो कम होता जाएगा? बिल्कुल। और जब दोनों प्लेटें पूरी तरह से लेड सल्फेट से ढक जाएंगी तो उनके बीच कोई अंतर नहीं रहेगा और वोल्टेज शून्य हो जाएगा। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, सल्फ्यूरिक एसिड खर्च होता है, पानी बनता है और दोनों प्लेटों पर लेड सल्फेट जमता जाता है। इससे सेल का वोल्टेज गिरता है। एक सेल का नॉर्मल वोल्टेज कितना होता है? एक स्वस्थ सेल का वोल्टेज लगभग 2 वोल्ट होता है। जब ये गिरकर 1.8 वोल्ट के आसपास आ जाता है तो हम कहते हैं कि बैटरी डेड हो गई है। असल में वो डेड नहीं है, बस थक गई है। हाँ, थक गई है। उसके दोनों इलेक्ट्रोड एक जैसे हो गए। थक गई है, ये सही शब्द है। तो अब सवाल ये है कि इस थकी हुई बैटरी को वापस जिंदा कैसे किया जाए? यहाँ रिचार्जिंग का जादू कैसे काम करता है? रिचार्जिंग का सिद्धांत डिस्चार्जिंग का ठीक उल्टा है। हम बाहर से एक पावर सोर्स जैसे कार का ऑल्टरनेटर या घर का चार्जर जोड़ते हैं। ये चार्जर सेल के वोल्टेज से थोड़ा ज्यादा वोल्टेज, मान लीजिए 2.2 या 2.4 वोल्ट, बैटरी पर अप्लाई करता है। और ये बाहरी वोल्टेज उन केमिकल रिएक्शंस को जबरदस्ती उल्टी दिशा में चलाने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। अब बैटरी बिजली पैदा नहीं कर रही, बल्कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिजली की खपत कर रही है। और दिलचस्प बात यह है कि इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड की रासायनिक भूमिकाएं भी उलट जाती हैं। भूमिकाएं उलट जाती हैं? इसका क्या मतलब हुआ? उनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन तो वही रहते हैं। साइन वही रहते हैं, लेकिन रासायनिक काम बदल जाता है। याद है, डिस्चार्ज के दौरान नेगेटिव प्लेट यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ था। हाँ। अब रिचार्जिंग के दौरान उसी नेगेटिव प्लेट पर रिडक्शन होगा। अच्छा। वहां जो लेड सल्फेट की परत जमी थी वो बाहरी स्रोत से आ रहे इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करेगी और वापस स्पंजी लेड Pb में बदल जाएगी और सल्फेट आयन वापस घोल में चला जाएगा। तो नेगेटिव प्लेट फिर से अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ गई। और पॉजिटिव प्लेट का क्या? पॉजिटिव प्लेट जिस पर डिस्चार्ज के दौरान रिडक्शन हुआ था, अब उस पर ऑक्सीडेशन होगा। ओके। वहां जमा हुआ लेड सल्फेट पानी के साथ प्रतिक्रिया करके वापस लेड डाइऑक्साइड PbO2 में बदल जाएगा और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी फिर से पैदा होगा। अरे वाह! तो रिचार्जिंग के दौरान प्लेटों पर जमी लेड सल्फेट की परतें घुल जाती हैं, वे वापस लेड और लेड डाइऑक्साइड में बदल जाती हैं और सबसे जरूरी बात,
जो सल्फ्यूरिक एसिड डिस्चार्ज में खर्च हो गया था वो वापस बन जाता है। एकदम सही। एसिड की डेंसिटी फिर से बढ़ जाती है, पानी की खपत होती है और दोनों प्लेटों के बीच का केमिकल अंतर फिर से स्थापित हो जाता है। सेल का वोल्टेज वापस 2 वोल्ट पर पहुंच जाता है और बैटरी फिर से काम करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। ये चक्र सैकड़ों, कभी-कभी हजारों बार दोहराया जा सकता है। ये तो हुई एक सेल की कहानी जो हमें 2 वोल्ट देती है, लेकिन हमारी कारों में तो 12 वोल्ट की बैटरी होती है। ये कैसे संभव होता है? इसका समाधान बहुत ही सरल और प्रभावी है। 12 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए ऐसे 6 2 वोल्ट के सेलों को सीरीज में जोड़ दिया जाता है। सीरीज में जोड़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को अगले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, फिर उसके पॉजिटिव को अगले के नेगेटिव से, और इसी तरह आगे। अच्छा, एक चेन की तरह? हाँ बिल्कुल। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे आप एक के ऊपर एक कई सारी ईंटें रख रहे हो। हर ईंट आपकी ऊंचाई को थोड़ा और बढ़ा देती है। वैसे ही सीरीज में जुड़ा हर सेल कुल वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो 6 2 वोल्ट के सेल मिलकर 12 वोल्ट का आउटपुट देते हैं। सही। और अगर इन्हें सीरीज की जगह पैरेलल में जोड़ा जाता, यानी सभी पॉजिटिव एक साथ और सभी नेगेटिव एक साथ, तो क्या होता? तब वोल्टेज 2 वोल्ट ही रहता, लेकिन बैटरी की करंट देने की क्षमता यानी उसकी एम्पियर घंटे की रेटिंग बढ़ जाती। मतलब वो ज्यादा देर तक करंट दे पाती। लेकिन कार स्टार्ट करने के लिए हमें ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है, इसीलिए वहां सीरीज कनेक्शन इस्तेमाल होता है। ये समझना बहुत जरूरी था। तो संक्षेप में ये लेड एसिड बैटरी एक अद्भुत केमिकल डांस की तरह है, जहां लेड और लेड डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर लेड सल्फेट बनाते हैं और फिर बाहरी ऊर्जा की मदद से वापस अपने मूल रूप में लौट आते हैं। हाँ, एक निरंतर चलने वाला चक्र, एक सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली और भरोसेमंद रासायनिक चक्र, जिसने हमारी दुनिया को चलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तब हम अपनी चर्चा के अंत में उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर ये रासायनिक चक्र थ्योरी में इतना परफेक्ट और रिवर्सिबल है, तो असल जिंदगी में बैटरी हमेशा के लिए क्यों नहीं चलती? वो क्या चीज है जो इस खूबसूरत डांस को समय के साथ बिगाड़ देती है? ये इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो थ्योरी को असलियत से जोड़ता है। देखिए, केमिकल इक्वेशन कागज पर पूरी तरह से रिवर्सिबल दिखता है, लेकिन असल दुनिया में ऐसा नहीं होता। इसके कई कारण हैं। जैसे कि? सबसे बड़ा विलन है सल्फेशन। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो लेड सल्फेट के छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं। जब हम तुरंत बैटरी को चार्ज कर देते हैं तो ये क्रिस्टल आसानी से वापस लेड और लेड डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं। लेकिन अगर बैटरी को लंबे समय तक डिस्चार्ज्ड अवस्था में छोड़ दिया जाए तो ये छोटे क्रिस्टल आपस में जुड़कर बड़े और सख्त क्रिस्टल बना लेते हैं। और इन बड़े क्रिस्टलों को तोड़ना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। चार्जिंग प्रोसेस इन सख्त क्रिस्टलों को वापस नहीं बदल पाती। ये लेड सल्फेट प्लेट पर परमानेंटली जम जाता है, जिससे प्लेट का वो हिस्सा रिएक्शन के लिए उपलब्ध नहीं रहता। मतलब बैटरी की कैपेसिटी कम हो जाती है? हाँ, धीरे धीरे प्लेट की सक्रिय सतह कम होती जाती है और बैटरी की चार्ज रखने की क्षमता घट जाती है। ये वैसा ही है जैसे किसी पाइप के अंदर धीरे धीरे कचरा जमने लगे और पानी का बहाव कम हो जाए। इसके अलावा भी कोई कारण है? हाँ, एक और प्रक्रिया है जिसे शेडिंग कहते हैं। हर बार जब बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होती है तो लेड और लेड डाइऑक्साइड के कण अपनी जगह बदलते हैं। ओके। इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत एक्टिव मटेरियल यानी लेड डाइऑक्साइड का पाउडर प्लेटों से झड़कर बैटरी के नीचे तलछट के रूप में जमा हो जाता है और धीरे धीरे प्लेटें खाली होने लगती हैं। सही। सैकड़ों साइकिल के बाद प्लेटों पर पर्याप्त एक्टिव मटेरियल नहीं बचता और बैटरी कमजोर हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि केमिस्ट्री भले ही परफेक्ट हो, लेकिन फिजिक्स और समय अपना असर दिखाई देते हैं। क्रिस्टल का बढ़ना, मटेरियल का झड़ना, ये वो छोटी छोटी खामियां हैं जो समय के साथ जमा होकर एक दिन बैटरी को बेकार कर देती हैं। बिल्कुल। लेड एसिड बैटरी की कहानी हमें ये सिखाती है कि सिद्धांत और व्यवहार में हमेशा एक फासला होता है और इसी फासले को पाटने की कोशिश ही इंजीनियरिंग है। तो हमारे श्रोताओं के लिए आज का अंतिम विचार ये है, क्या भविष्य में हम कोई ऐसी बैटरी केमिस्ट्री खोज पाएंगे जो इन भौतिक सीमाओं को पार कर सके? क्या कोई ऐसा मटेरियल या डिजाइन संभव है जो वास्तव में हजारों या लाखों बार बिना किसी गिरावट के चार्ज और डिस्चार्ज हो सके? और एक सच में अनंत बैटरी के सपने को साकार कर सके? हाँ,
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों के ऊर्जा भविष्य को तय करेगा। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार तक सोचते रहिए।